जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म। मैथ्स प्लेटफॉर्म हर दिन की भांति आज आपके सामने एक नया वीडियो एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड लाया हुआ है। आप लोग हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म पे बने रहे, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। कोई भी एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके और जो करंट में जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को अपडेट करके ही हम यहाँ पे मैथ्स प्लेटफॉर्म पे सारे बच्चों को दे रहे हैं। तो आप लोग हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म पे बने रहे ताकि आप एग्जाम में 100% आपका बेनिफिट हो पाए। तो अभी जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें क्या है, कैलकुलेशन को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। तो यदि आपके पास, जैसे कि हम इसमें 100 क्वेश्चन जो रहता है 90 मिनट के लिए, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है कि 30 से 40 क्वेश्चन तक जाते जाते क्या हो रहा है कि एग्जाम खत्म हो जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको कैसे हम उस 100 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो इसका सबसे एकमात्र जो उपाय है वो आपका है कैलकुलेशन को फास्ट करना। और कैलकुलेशन को जो फास्ट करने का जो मात्र एक तरीका है वो आपका है मैथ्स प्लेटफॉर्म। और मैथ्स प्लेटफॉर्म अभी हम कैलकुलेशन से रिलेटेड अभी तक जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें आपका क्या है, कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो सकता है यदि आप हमारा सारा वीडियो देख लेते हैं तो। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो आज का जो टॉपिक है ये आपका सीरीज नंबर 4 का है। हम सीरीज नंबर 3 तक हम बता चुके हैं, आज आपका जो है सीरीज 4 का है। और सीरीज 4 में देखिए जो अभी जो हाल फिलहाल में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी और एनटीपीसी में, वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। तो देखिए हम आज आपके लिए कौन सा क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं। देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 7 संख्याओं के समूह की माध्यिका दिया हुआ है। ठीक है, 7 संख्याओं के समूह जो है मतलब क्या, 7 ग्रुप है। ठीक है, कि उसमें क्या है, क्या दिया हुआ है कि 7 संख्याओं के समूह की माध्यिका दिया हुआ है। यदि 3 बड़ी संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब क्या, 7 का एक ग्रुप है जिसमें से 3 जो मैक्सिमम नंबर होगा, 3 जो मैक्सिमम नंबर होगा उसमें क्या कर रहा है कि 4 इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। जैसे हम इसको 4 इंक्रीज करेंगे, 4 हमारा क्या बोल रहा है, इंक्रीज करने के लिए दी जाए, तो माध्यिका में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन आप लोग चीज याद कीजिएगा, ठीक है, जो हम जो यहाँ बता रहे हैं, आप एग्जाम में यदि आपका क्वेश्चन इस टाइप से मिलता है और 100% है कि मिलता ही मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो कभी भी 7 संख्या का समूह रहेगा और उसमें बोलेगा 3 का वृद्धि हो जाए फिर 3 का कमी हो जाए, उससे क्या होगा कि जो ये जो आपका जो है माध्यिका में, ठीक है, आपका जो माध्यिका में है कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज होता है। देखिए कैसे नो चेंज होगा वो हम आपके सामने भी बता रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल को ले, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 नंबर तक का एक ग्रुप हो गया। अब हमको इसमें क्या बोल रहा है कि जो मैक्सिमम जो 3 नंबर है उसमें कितना का इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, 4 का इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम इसमें 4 का, देखिए ये हमारा क्या है, इधर हमारा 3 हो गया और इधर हमारा 3 हो गया, मतलब अभी जो हमारा जो माध्यिका है वो कितना हमारा 4 है। अब हमको बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर में 4 का वृद्धि करने के लिए, तो इसमें मान चलिए हम 4 का वृद्धि करेंगे, मतलब क्या 4 इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तीनों में हम क्या करते हैं 4 इंक्रीज कर रहे हैं, तो 4 जैसे ही इंक्रीज कर रहे हैं देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा। सो देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। 6 और 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा। और ये आपका 7 और 4 कितना होगा, 11 हो जाएगा। जब हमारा 3 बड़ी संख्या में 4 4 का वृद्धि कर दिया तो हमारा वृद्धि करने के बाद कितना आ गया, 9 10 और 11, हमारा कितना आ गया 9 10 और 11 जो आया था। अब हम इसमें देखते हैं कि जो नया संख्या जो बना है, जो नया संख्या बना है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये आपका 4, फिर ये आपका 9, ये आपका 10 और ये आपका 11। तो हम क्या बोले थे, जो नो चेंज होगा माध्यिका में क्या होगा, नो चेंज होगा। कैसे देखिए नो चेंज आया, हमारा 1 2 3 4 9 10 और 11, तो ये तो हमारा 3 इधर हो गया और ये हमारा 3 हो गया इधर हो गया, तो बीच में जो आता है उसे वही तो हमारा माध्यिका होता है। तो जो हमारा माध्यिका हो देखिए फिर तो हमारा 4 ही आ गया। तो हम क्या बोले थे कि जब कभी भी हमारा क्या बोलेगा कि 7 संख्या पे या तो 3 बड़ी संख्या पे जो हमारा है उसको कितनों भी इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन जो पहले का जो माध्यिका है वही इंक्रीज करने पर या फिर डिक्रीज करने पर वही माध्यिका होता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसी टाइप से क्या है, हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को हम आपके सामने ले रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जो पूछा हुआ है एग्जाम में, अभी जो है एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम जितने भी क्वेश्चन को अभी डाल रहे हैं, ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पर कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा, आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपका नजर से गुजरा हुआ क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको काफी बेनिफिट दिला सकता है। देखिए
हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए का जो 20% है, ए का जो 20% जो होगा वो आपका क्या होगा, बी का 18% के बराबर है। क्या है, 18% के बराबर है। तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, तो बी का जो कितना प्रतिशत जो है, बी का कितना प्रतिशत जो है ए के 20% के बराबर होगा। तो क्या है हमारा यहाँ पे कि ए का 20% जो है बी के 18% के बराबर है। तो बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना जो प्रतिशत जो है वो आपका ए के 20% के बराबर होगा। ठीक है, क्या है, बराबर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत बना सकते हैं, बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोले, ए का 20%, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए का 20% बराबर, ठीक है, बी का 18%, ये आपका बी का 18% हो गया। यहाँ परसेंट से ये परसेंट आपका चला गया। ठीक है, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 10A इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 9B आ गया। ठीक है, जब हम यहाँ तक क्या देखे कि 10A इक्वल टू 9B आ गया, तो हमसे क्या पूछा था कि B का कितना प्रतिशत जो है आपका, B का कितना प्रतिशत, इस क्वेश्चन पे B का कितना प्रतिशत A के 20% के बराबर होगा, A के 20% के बराबर होगा। थोड़ा सा मिस क्वेश्चन था, उसको अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमको इसमें क्या बोल रहा है, बी का कितना प्रतिशत, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधे इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी का जो होगा आपका एक्स प्रतिशत जो होगा, बी का कितना प्रतिशत है, ए के 20% बराबर होगा, तो बी का जो एक्स प्रतिशत जो होगा ए का 20% के बराबर होगा। तो प्रतिशत के तौर पर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 100 लिख सकते हैं। ठीक है, बी के तौर पर क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, एक लाइन आप इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। क्या अरेंज कर सकते हैं, देखिए ये जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10A इक्वल टू 9B दिया हुआ है। ठीक है, 10A, इधर देखिए 10A इक्वल टू 9B दिया हुआ है। तो 10A इक्वल टू जब 9B दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, B का जो वैल्यू निकालेंगे, तो B बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10A/9 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या क्या कर देंगे, B का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो B का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आएगा हमारा B का वैल्यू, 10A/9 इंटू x/100 इक्वल टू A इंटू 20%। ठीक है, देखिए यहाँ से 100 और यहाँ से 100 चला गया, देखिए यहाँ से ए और यहाँ से चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10, 10 को 2 बार करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे x बचा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 18% के ये आपका बराबर हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, क्या बोला था हमको, ए का 20% जो है बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितना प्रतिशत जो होगा ए के 20% के बराबर होगा। तो हम क्या किए, ए का 20% कर दे, फिर बी का 18% कर दे, यहाँ से क्या करते, इक्वल को निकालते। इक्वल को निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या किए कि बी का वैल्यू निकाले। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए, 10A/9 कर दिए, और यही 10A/9 को हम यहाँ पे बी के जगह पर रख दिए। बस ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन को ले रहे हैं, वो भी आपका इसी साल पूछा हुआ है, 2020 का 2021 में जो अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उसी साल पूछा हुआ है। सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डाल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, किसी भी एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए देते हैं, कोई भी एग्जाम को देते हो, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप उसको रिविजन के तौर पर जाते हैं, ठीक है, रिविजन करके जाते हैं, तो आपको काफी कैलकुलेशन करने में आपको काफी सहायता मिलेगा, क्योंकि आपके नजर से क्वेश्चन गुजरा हुआ रहेगा। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन को ले रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एक बोलने का है कि एक बहुभुज के प्रत्येक, एक बहुभुज के प्रत्येक, एक बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान जो दिया हुआ है, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण का मान, बहुभुज बोले तो बहुभुज किसको कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा भुजा हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। जिसमें से हमको क्या दिया हुआ है कि एक कोण का मान जो दिया हुआ है वो आपका 120 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताना है।
तो बहुभुज में 120 डिग्री है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? ठीक है, ठीक है। विकर्ण किसको बोलते हैं? डायगोनल को बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमको बोल रहा है कि यदि एक एंगल जो हमारा जो दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है, तो उसमें कितना डायगोनल हो सकता है, कितना डायगोनल हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला बात क्या है, डायगोनल निकालने के लिए क्या है, पहले हमको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कोण का मान जो दिया हुआ है हमारा आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से 10 से 10 चला गया, 6 बार में करते हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 हो गया। देखिए इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, माइनस 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर 3n को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 2n हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2n को इस 3n में से माइनस कर दीजिएगा तो आपका सिर्फ n बचेगा, और ये आपका 6 माइनस में उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हमारा यहाँ पे आता है क्या, n का वैल्यू हमारा कितना आता है, 6 आता है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डायगोनल की संख्या को निकाल सकते हैं। तो हमारा जो डायगोनल बहुभुज में विकर्णों की संख्या को निकालने का जो फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, हमारे यहाँ से क्या निकलेगा, डायगोनल की संख्या को निकालना, डायगोनल की संख्या को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n-2 बाय n होता है। ठीक है, n-2 बाय n नहीं 3 होता है। ठीक है, क्या होता है, n-2/3। अब हमारा जो n का जो वैल्यू यहाँ पे आया हुआ, इस n का वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6, फिर ये हमारा 6-2 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, बाई 3 बचेगा, 3 2 जा 6, मतलब क्या 4 2 जा कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। और ये रहा हमारा डायगोनल की संख्या। मतलब क्या, जिस बहुभुज में एक एंगल जो है 120 डिग्री दिया हुआ है, उसमें हमारा डायगोनल को पूछ रहा था, तो डायगोनल को पूछ रहा था तो हमारा जो डायगोनल को निकाला उसमें कितना निकाले, कितना डायगोनल हो सकता है हमारा, 8 हो सकता है। और ये रहा इस साल का क्वेश्चन को पूछा हुआ आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज ना जो भी स्टूडेंट को थोड़ा मोड़ा आता है वो यहाँ पे निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकाल के छोड़ देते, तो यहाँ पे तक आपका नहीं होता है आंसर, जबकि क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे डायगोनल की संख्या को निकालने के लिए हमको n-2/3 का फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है। चलिए इसी टाइप से हम क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए और फिर हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप फिर से देख लिए होंगे स्टॉप करके, और चलिए हम इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। इस टाइप से और क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है क्या, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, उसमें क्या दिया रहेगा कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया रहेगा। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि अंदर का जो एरिया जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमको क्या पूछ रहा था कि त्रिभुज का जो पैरामीटर है, परिमाप जो है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, क्या बोले, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 462 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे इसमें क्या पूछ रहा था, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ये क्वेश्चन कितना छोटा है, लेकिन यही क्वेश्चन को कोई कोई सॉल्व कर लेता है, कोई सॉल्व नहीं कर पाता। सॉल्व वही करता है जो जो जिसके आंखों से ये क्वेश्चन गुजरा हुआ रहता है, वही सॉल्व कर पाता है। बाद बाकी जितने लोग रहते हैं वो सोचते ही रहते हैं कि कैसे बनेगा। उतना सोचते सोचते क्या होता है कि 2 से 3 मिनट गुजर जाता है और 5-6 क्वेश्चन छूट जाता है, ऐसे ही छूट जाता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये सपोज हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज क्या ये ट्रायंगल है ही। ठीक है, इसमें क्या अंतर्वृत्त का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ ट्रायंगल।
ठीक है। बाह्यवृत्त का मतलब होता है कि बाहर की ओर, ट्रायंगल के बाहर जब रहेगा सर्कल तो उसमें क्या होगा, हमारा बाह्यवृत्त हो जाएगा। लेकिन ट्रायंगल के जब अंदर रहेगा तो उसमें हमारा क्या होगा, अंतःवृत्त होगा। ठीक है। अब हमको इसमें क्या बोल रहा है कि जो अंतःवृत्त का जो एरिया दिया हुआ है वो आपका कितना दिया हुआ है, 462 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सबसे पहला बात क्या है कि हमको कोई भी एरिया निकालने के लिए या तो फिर जैसे परिमाप निकालने के लिए हमारा क्या है, एक भुजा का होना जरूरी है। जब भुजा कैसे निकलेगा, जब हमको रेडियस पता चलेगा। तो सबसे पहला बात क्या करते हैं, हम वृत्त का क्षेत्रफल को लेते हैं। जो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इस सर्कल का रेडियस को पता कर लेंगे। तो रेडियस, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है, 462 दिया हुआ है। हमारा पाई का मान कितना होता है, वो आपका 22/7 होता है। इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप आर का वैल्यू निकालिएगा तो आपका कितना बार में कटेगा, देखिए ये आपका कटेगा 22 दूना 44 और 22 एकम 22, 21 बार में कटा। देखिए 21 को हम क्या सिंपल सा निकाल सकते हैं। ठीक है। ये आपको निकाल सकते हैं 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं। ठीक है। और ये आपका 7 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये आपका 7 हो गया। ठीक है। बराबर हमारा क्या हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। जब आर स्क्वायर हो गया तब हमारा क्या वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों 7 में से एक 7 हो जाएगा और ये आपका 3 रूट चढ़ जाएगा। मतलब क्या, आर का जो वैल्यू निकला, हमारा रेडियस का जो वैल्यू निकला आपका 7√3 निकला। इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब जब हमारा रेडियस निकल गया तो हम इसमें क्या निकालेंगे, भुजा को निकालेंगे। तो भुजा को निकालने के लिए क्या हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, देखिए अंत से भुजा को निकालेंगे तो भुजा का जो फॉर्मूला जो होता है वो आपका यहाँ पे रेडियस बराबर कर सकते हैं क्या, a/2√3 कर सकते हैं। तो 2√3 कर सकते हैं, मतलब रेडियस का वैल्यू हमारा कितना आया, 7√3 आया है। तो यहाँ पे कर देंगे 7√3 इक्वल टू a/2√3। अब देखिए यहाँ से अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7√3 इंटू 2√3 इज इक्वल टू a। तो कितना होगा, 7 दूना 14 या 42 हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्या, हमारा जो भुजा का वैल्यू जो निकला हुआ है वो आपका निकला हुआ 42 सेंटीमीटर निकला हुआ है। ठीक है। क्या निकला हुआ है, 42 सेंटीमीटर निकला हुआ है। जब 42 सेंटीमीटर निकला हुआ है तो हमको इसमें क्या पूछ रहा था, परिमाप पूछ रहा था। ठीक है। तो परिमाप का जो निकालने का फॉर्मूला जो होता है समबाहु त्रिभुज का, करते यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो आपका कितना होता है, 3a होता है। तो 3 हो गया और a का वैल्यू कितना आ गया, 42 आ गया। तो यहाँ से कर दीजिए 4×3 = 12, 3×2 = 6, 4×3 = 12, मतलब कितना हो गया हमारा 126 सेंटीमीटर जो हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया। जो कि हमसे पूछ रहा था कि त्रिभुज का जो परिमाप क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, मतलब वही समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो यहाँ पे परिमाप जो होगा हमारा कितना होगा, 126 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम आपके सामने ले रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ वही चीज को हम आपके सामने ले रहे हैं। बस आपको क्या करना है, हमारा वीडियो को देखते जाना है। यदि आप विश्वास करके देखते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है। यदि आप हमारा वीडियो यदि सही मन से देखते हैं कि नहीं हमको एग्जाम में सिलेक्शन जो पाना है, तब हमारा वीडियो को देखिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उन उनसे भी हमारा जो क्वेश्चन जो है वो गुजरा हुआ उनकी आंखों से रहेगा, ताकि कभी भी एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन को यदि मिलेगा तो बनाएंगे सीधा बनाएंगे, सोचेंगे नहीं कि कैसे बनाना है। कैसे वाली बात तो ही नहीं उठेगा यदि हमारा सारा वीडियो देखेगा तो। जैसे कैलकुलेशन में जो आता है कैसे करना है कैलकुलेशन, वो चीज आपके दिमाग में आएगा ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप जो है हमारा सारा कैलकुलेशन का वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है। जैसे क्या बोलेगा, 2400 वस्तु को 2400 की 2400 रुपया की वस्तु, ठीक है, 2400 रुपया की वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। वस्तु को 2400 रुपया की वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा था कि विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या पूछ रहा था, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए
सिंपल सा है, 10% हानि। हम अभी परसेंटेज का चैप्टर को नहीं अभी इसमें मैथ प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए हुए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कुछ दिन के बाद हम परसेंटेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम अपलोड कर चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 10% लॉस। 10% को हम क्या लिखते हैं, 10/100 करते हैं। ठीक है, 10/100 करेंगे तो यहाँ से हमारा एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा, मतलब ये हमारा कितना आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, यदि हमारा यहाँ पे यदि लाभ बोला हुआ रहता, यदि हमारा लाभ बोला हुआ रहता तो हम इस पे क्या करते हैं, 10 में से एक इंक्रीज करते हैं, मतलब क्या 10/11 हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता हमारा, 10/11 हो जाता। लेकिन हमको इसमें क्या बोल रहा है कि एक, क्या बोल रहा है, 10% की हानि बोल रहा है। 10% हानि मतलब क्या, इसमें हमको ऐसे करेंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा, 1% 10 में हानि हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब ये हमारा 10:9 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 10:9। अब देखिए हमारा क्या क्या जो दिया हुआ है, ये जो आपका जो दिया हुआ है ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है। हमारा सीपी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे सीपी क्या दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। तो इस 10 का जो वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे 10 का वैल्यू 2400 निकालिएगा तो इसमें आपका कितना कट के आएगा, देखिए यहाँ पे ये 2400/10 आएगा, मतलब ये आपका आएगा 240। तो जब 240 आ गया तो हमारा जो एसपी जो होगा वो आप यहाँ पे देखिएगा, ये 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 240 से, तो देखिए 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 19 20 21, मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 2160 हो जाएगा, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और यही रहा आपका आंसर, जो कि हमसे पूछ रहा था क्या, विक्रय मूल्य। यदि आप इसको लंबा चौड़ा करके बनाइएगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा उसमें प्रोसेस को आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप रेशियो देखिए, कोई भी चैप्टर का जो मेन जो होता है वो आपका होता है रेशियो। यदि आप रेशियो को कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन को बनाइए, आपका मैथ्स में कोई भी चैप्टर को बनाइए, ठीक है, सारा आप रेशियो से कंप्लीट कर सकते हैं। और हम आपको रेशियो से भी चैप्टर जो है वो आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, जब हम चैप्टर को डालेंगे रेशियो से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा, आप उस रेशियो से रिलेटेड को एक बार जी देख लीजिएगा तो आपका जितना भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप सारे क्वेश्चन को रेशियो से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, यदि पसंद आया तो तुरंत वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने नोटिफिकेशन ऑल बेल को जो है वो प्रेस कर लीजिए, ताकि हम एनटीपीसी और ग्रुप डी या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन आएगा, वो नोटिफिकेशन से पहले हम आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म पे बने रहे, आपको अगले जो एग्जाम के लिए है हम और सारे वीडियो लेके आते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।